हेलो एवरीवन। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा जय हिंद। मैं दीपू सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल दीपू होम में वेलकम करता हूं। आज हम लोग सिलेक्शन सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। मैंने शिफ्ट 1 करवा दिया है, जो नहीं देखें प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और हाँ, आप इस सीरीज़ को अगर फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले शिफ्ट 1 को देखिए, उसको नोट्स बनाइए, रिविज़न कीजिए, देन मूव कीजिएगा शिफ्ट 2 में। और लास्ट डे में जब एग्ज़ाम रहे आपका, 1-2 दिन पहले से पूरा रिवाइज करके जाइए। इट्स रियली हेल्पफुल। चलिए बिना देरी किए लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट में एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे शिफ्ट 1 किया था तो मैंने देखा था 26 क्वेश्चन जीएस के थे और प्लस 14th क्वेश्चन उसमें आए थे करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर का वेटेज समझ आइए और इस अकॉर्डिंग ही आप अपना तैयारी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 से मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग्स एक्ट ऑथराइज द गवर्नर जनरल टू ओवरराइड द हिज काउंसिल इन मैटर्स अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। यानी कहने का मतलब है गवर्नर जनरल को कब ये पावर दिया गया कि वो अपनी परिषद का जो फैसला है उसको पलट दे, कब ये वीटो दिया गया उनको। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग इसका आंसर होगा बी, चार्टर एक्ट 1793। इससे आने से पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का दो तरफ से यहाँ पे शासन था। पहला तो था वो कंपनी का शासन था। कंपनी रूल कब से कब था? 1773 से 1858, 1773 से 1858 तक। फिर उसके बाद 1858 के बाद, मतलब जब 1757 की जब भी रिवोल्ट आया उसके जस्ट बाद कंपनी क्या किया, कंपनी का शासन छीन करके वो क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अंदर डाल दिया गया इसको। ठीक है, वो कब से कब? 1858 से लेकर 1953 तक का ये चला ब्रिटिश शासन। इन दो रूप में यह शासन किया गया। तो ब्रिटिश गवर्नर कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहला एक्ट लाता है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग जो एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट वो क्या था? 1773। इसमें सबसे पहले क्या किया गया था? आप इसी के 1773 का जो एक्ट था उसी के तहत 1774 में, 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना कोलकाता में। उसमें 1+3 क्या रखे गए? जज थे। 1 सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज था और 3 जज था। ये सर एलिजा इम्पे थे, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। और क्या किया गया? पहले जो बंगाल का गवर्नर होते थे, मतलब बंगाल को ब्रॉड किया गया, मतलब बंगाल, कोलकाता, कोलकाता जो बंगाल हुआ, मुंबई एंड मद्रास, ये तीनों का प्रेसिडेंसी को एक कर दिया गया इसी में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। पहले ओनली गवर्नर बंगाल का होता था, अब वो तीनों का प्रेसिडेंसी संभालेंगे। ठीक है, ये दूसरा काम था। कब की बात हो रही है? 1773 की, 1773 एक्ट के तहत। तीसरा जो काम हुआ था, नो ब्राइब, घूस न लिया जाए। निजी का मतलब जो भी कर्मचारी थे उसको क्या दिया गया था कि घूस नहीं ले सकते आप। और इस समय वॉरेन हेस्टिंग थे क्या? गवर्नर जनरल। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। चौथा एक भी और किया गया था कि निजी व्यापार नहीं कर सकते खुद का। जब भी आप कीजिएगा तब आपको क्या करना होगा? इधर से लीजिए, वो निजी व्यापार आप नहीं कर सकते प्राइवेट, जब भी करना कंपनी के थ्रू करना। तो ये था 1773। जस्ट उसके प्लस 11 साल, जो आफ्टर 11 साल बाद 1784 आया। 1784 को क्या बोला गया? पिट्स इंडिया एक्ट। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें क्या कहा गया? उसमें सीधा सी एक ही वर्ड आया था, दोहरा शासन, डुअल गवर्नर का कॉन्सेप्ट लाया गया। कैसे? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो क्या देखते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था
वो शासन को देखते थे, मतलब व्यापार को देखते थे, कॉमर्शियल को देखते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या देखते थे? पॉलिटिकल मैटर को, माने कंपनी का शासन को जो देखते थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और जो व्यापार के देखते थे वो कॉमर्शियल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये दो भाग कर दिया गया कंपनी को, तो इसी को कहते हैं ड्यूअल गवर्नर। कब? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में। और उसके जस्ट बाद यानी 73 के 20 ईयर्स आफ्टर, मतलब कितना हो जाएगा? 1793। ठीक है, तो जो 1793 जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट जो भी आया था, उसमें क्या कहा गया था? जो अभी इस क्वेश्चन का आंसर है, उसमें कहा गया था, सबसे पहले ये बात है कि इसमें बोला था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कौन है सर? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो शासन प्रशासन को देखते थे, उनका जो भी वेतन था वो कहाँ से दिया जाएगा? इंडियन रेवेन्यू से, भारतीय राजस्व से पैसा दिया गया उनको। और दूसरा जो काम हुआ था क्या, कि गवर्नमेंट, जो गवर्नर जनरल थे, वो इस परिषद का, जो भी इस परिषद दोनों थे, उनके फैसले को क्या कर सकते थे? बदल सकते थे, रोक सकते थे, पलटने का अधिकार दिया गया था, जो कि इस क्वेश्चन में है। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1793। ठीक है, यानी ऑप्शन बी शुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किस रियासत, विच प्रिंसली स्टेट रूल पैट्रोनाइज्ड द सिख कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशंस, मतलब सिख समुदाय और संस्थानों को कौन संरक्षित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला। पटियाला के जो राजा थे भूपेंद्र सिंह। इनको एक दिलचस्प बात इनके बारे में जानिएगा। जो पटियाला पैक्ट सुनते हो ना, पटियाला पैक्ट, वो इन्हीं का देन है सर। कैसे? क्योंकि इनको अजीबो गरीब शौक था। ये इनके पास 365 रानियाँ थी, यानी ये हरम रखते थे। हरम क्या होता था? एक टाइप से दास, या कह सकते हैं जो रानियों को रहने का जगह। 365 रानियाँ हुई थी। इनको सुबह सुबह क्या शौक था? रम, स्कॉच या विस्की में दूध मिलाकर पीना। इनका एक अजीब शौक था सर। किनका? भूपेंद्र सिंह पटियाला का। इनके पास, ये 1930 के लगभग की बात है, इनका जो शासन बात कर रहा हूँ, इनके पास रॉयल्स रॉय थी सर उस समय। हेलीकॉप्टर था पहला, अगर कह सकते हैं लोग कि पहला हेलीकॉप्टर अगर किन्हीं के पास था तो किनके पास था? पटियाला के भूपेंद्र सिंह के पास। बहुत अमीर थे, शानो शौकत से हरम चलाते थे जिसमें 365 रानियाँ इनका था, तो इसलिए इनको जाना जाता था। लेकिन अच्छे काम ये भी थे कि इन्होंने सिख समुदाय के लिए काम किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? देखिए कहीं कहीं ये डेटा 851 आता है, और कहीं कहीं डाटा जो आंसर दिया है इस बार एनटीपीसी ने वो 851 दिया है। तो महानदी की कुल लंबाई कितनी है? महानदी में ही जो एक ब्रिज बना है, बांध, महानदी बांध, तो महानदी डैम जो सबसे बड़ी, सबसे लंबी डैम कहा जाता है, उनमें से एक है। किस नदी पर है? महानदी पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं। ये 2 मैप है, इसमें इसको 2 मैप, मतलब 2 मैप मर्ज किया गया है। तो छत्तीसगढ़ से निकलती है कौन? महानदी, सीवा डिस्ट्रिक्ट से, और वो जाकर के कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में गिरती है कौन? महानदी। इसकी बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं हैं, मतलब ट्रिब्यूटरीज है, उसको देखना नहीं है बहुत ही। ये गंगा रिवर है। गंगा रिवर जब आती है फरक्का, तो ये 2 रूप में बढ़ जाती है। एक है हुगली और एक खुद गंगा, जो पद्मा के नाम से बांग्लादेश की ओर जो प्रवेश करती है, फरक्का बैराज से अलग करती है। हुगली में एक दामोदर रिवर मिलती है। जैसे जैसे रिवर का क्वेश्चन आएगा ना, तो इसका जो लेंथ है वो कितना, देखिए यहाँ को 858 दिया गया ना, चल नहीं रहा यार। तो यहाँ कितना है? 252। गंगा का जो लेंथ हो जाएगा 25 मतलब 2525, और इसकी जो लेंथ हो जाएगी 858। इसी का सहायक नदी है कौन?
यमुना, गंगा की यमुना हो जाएगा। ये सिंपल सा है, इसको एक बार मैप में देख लीजिएगा, जो प्रयागराज में मिलती है, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। और यमुना की जो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है वो कौन हो जाएगी? चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो बता देता हूँ मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है, व्हाट हैपन इफ एन इंडियन सिटीजन वॉलेंटरी बिकम्स अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री? सीधा सी सिंपल आंसर, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन दूसरे का सिटीजनशिप लेता है तो उसका यहाँ का सिटीजनशिप क्या हो जाएगा? वॉलेट रद्द हो जाएगा सर। तो देयर इंडियन सिटीजन एंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, अगर वो कहाँ की ये लेता है तो कहीं किसी भी देश का अगर नागरिकता ग्रहण करता हो तो अपने आप ही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए पार्ट 2 के बारे में देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो वहाँ है 5 से लेकर 11, 5 से 11 तक में किस चीज़ का वर्णन है सर? नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप का जो वर्णन है वो है 5 से 11 भाग 2 में। भाग 2 में 5 से 11 क्या का मेंशन है? तो इसमें है 5, यानी पहला जो इसमें आर्टिकल कितना सर? 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो पहला सिटीजनशिप जो एक्ट आया था, देखिए अभी 2019 में भी आया, CAA जो बहुत फेमस चल रहा है। जो पहला नागरिकता कानून आया, एक्ट आया, वो 1955 में आया। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नागरिकता का कानून सिर्फ और सिर्फ संसद पास कर सकती है। पार्ट 2 में वर्णन है। और तो पहला 5 में क्या सर? पहला 5 जो है आर्टिकल्स, वो क्या कहता है? सिटीजनशिप एंड द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बेस्ड ऑन देयर बर्थ, डिसेंट और डोमिसाइल्स, मतलब जन्म, वंश और अधिवंश के आधार पर दिया जाता है क्या? सिटीजनशिप। 6 क्या बोलता है? देखिए 6 और 7 सिंपल है। 6 और 7 पाकिस्तान से आना जाना रिलेटेड है। अगर कोई पाक से भारत आया हो तो क्या कहलाता? कब? 19 जुलाई 1948। अगर इससे पहले कोई पाक से भारत आया हो तो उसको सदस्यता दे दिया गया। 21 एक्ट में बात हो रही है, 6 में, मगर यहाँ 6 महीने रहना होगा। 6 महीने रहना होगा अगर पाकिस्तान से आओ, उसके बाद अप्लाई करो, आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल जाएगी ये 6 महीना। उसके बाद 7 क्या कहता है? मान क्या हुआ था उस समय? बहुत सारे लोग पाक से भारत आए, तो बहुत सारे लोग भारत से पाक चल गए थे। तो जो भी भारत से पाक गए, जो पाक गए, वो फिर क्या हुआ ना, किसी कारणवश वहाँ का ये छोड़ के फिर भारत आ गए थे। नहीं, पहले गए, जैसे गए तो उसका नागरिकता खत्म, लेकिन वो फिर किसी दिन बाद आए तो फिर उनको, तो फिर गए और आए में इसमें क्या डिफरेंट है सर? तो अगर 1 मार्च 1947 के बाद ये काम हुआ है, 1 मार्च आज़ादी वाला 1947 के बाद अगर कोई यहाँ से चला गया तो क्या होगा? तो जब भी आप वापस आए तो पहले परमिट लेना होगा, और परमिट लेने के बाद जब आप यहाँ आइएगा तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू फिर आपको ये दे दिया जाएगा नागरिकता। यही था सर। देखिए पाकिस्तान से भारत प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता आप याद रखिएगा। जो पाक से भारत गए उनका डेट था 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948। और जो भारत से पाकिस्तान का जो डेट था वो 1 मार्च, किधर गया यार, वो था 1 मार्च 1947। ये ध्यान रखिएगा। तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 8 क्या कहता है सर? भारत के रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन हु इंडियन ओरिजिन, मतलब जो बाहर रह रहे हो सर, बाहर रह रहे हो बट है इंडियन, वहाँ काम कर रहे हो, जो भी हो, उसके बारे में जो वर्णन है वो 8 में। 9 इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, जो क्वेश्चन कह रहा है यही क्वेश्चन कर, अगर कोई देश स्वेच्छा से ले लेता है, ये आर्टिकल 9 में वर्णन है, जो अभी क्वेश्चन मैंने आज का अभी जो लिया है इसमें शिफ्ट में आया था वो 9 ही बता रहा है कि स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये क्वेश्चन था ना। 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 नागरिकताओं के अधिकारों को बना रहना संसदीय कानून के अधीन पर, मतलब कि कुछ भी हो, जब तक आप यहाँ के सिटीजनशिप हो, कुछ भी हो, आप यहाँ का सिटीजन बने रहोगे जब तक आप दूसरा को
नहीं किए हैं, मतलब कोई सरकमस्टांस नहीं हो। तो 11 क्या कहता है कि नागरिकता का जो कानून है वो मतलब उसमें कौन नया ला सकते, इसको बदल सकते हैं एक्ट के थ्रू, ये इसी में है संसद, ना कि हमारा बस ये संसद। मैं आपको याद दिलवाता हूँ, थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। चलिए इस यहाँ देखिए 5 से 11 में क्या का वर्णन है, पार्ट 2 में भाग 2 बोलते हैं इसको। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, आर्टिकल 5 to 11 में क्या वर्णन है, नागरिकता, नागरिकता का वर्णन है, सिटीजनशिप का वर्णन है। 5 में क्या है सर, जन्म वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। 5 में 6 के आधार पर, अगर पाक से भारत, अगर आप भारत आए हो फ्रॉम पाक से, 6 है। 7 क्या बोलता है, अब भारत से, ठीक है, पहले गए फिर आए, तो ये किस में बना है, भारत से अगर पाक जाकर आए तो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। 8 में क्या बोला गया है, 9 में क्या बोला गया है, 10 में क्या बोला है, 11 में कानून कौन रेगुलेट करते हैं इसके खिलाफ नागरिकता में, संसद। 21 में बात क्या है, 11। 9 में क्या बोला गया है कि आप अगर दूसरा देश के, क्वेश्चन ये जो है ना, ये 9 बोला गया है, किसी देश का नागरिकता लेते हो तो आपको स्वतः समाप्त हो जाती है। 8 में क्या बोला गया है और 10 में क्या बोला गया, ये आपको कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाती है ना। देखिए क्वेश्चंस एक्चुअल में तो ये देखा जाए तो कि वेयर डिड द 2 डे चिंतन शिविर held on 7 to 8 March 25 to discuss preparation of 28 and 2036 2028 एंड 2026 ओलंपिक के लिए जो चर्चा किया गया तो वो कहाँ किया गया था। इसे जाने से पहले आपको समर ओलंपिक कुछ बता देता हूँ जो कहाँ होंगे, और विंटर ओलंपिक भी जो कहाँ होंगे। अभी आप जस्ट देखे होगे, जस्ट ख़त्म हुआ है फरवरी में वो विंटर ओलंपिक। तो 2026 का जो विंटर ओलंपिक था वो कहाँ किया गया है, इटली, मिलान शहर इटली के, वहाँ पे क्या बनाया गया था, मतलब क्या आयोजन हुआ था इस पर, अभी जस्ट 2026 का डेटा फरवरी का, वो विंटर ओलंपिक। समर ओलंपिक का बात किया जाए तो 2024 वाला कहाँ हुआ था सर, पेरिस में। 24 के बाद 28 जो इसमें बात हो रही है वो कहाँ होगा, लॉस एंजल्स, अमेरिका में। 28 के बाद फिर क्या हो जाएगा, 32। चलो यार जब तक है नहीं तो जो 32 होगा ब्रिस्बेन में होगा सर। पेरिस में जो 24 का हो गया डेटा, 28 में जो लॉस एंजल्स से, 32 में ब्रिस्बेन, और जो 36 में होने वाला, तो 36 क्या चाह रहा है इंडिया इसको लेने का, ये में है, इसका होस्ट कौन करना चाह रहा है, इंडिया। अभी कंफर्म नहीं है, और 36 का इंडिया होस्ट करने वाला, इसकी मंजूरी इसमें पेश कर दिया है। 24 पेरिस, 28 लॉस एंजल्स, 32 ब्रिस्बेन और 36 का अभी पता नहीं, इसलिए ये शिविर जो दिया गया। उसी तरह विंटर ओलंपिक क्या है सर, नेक्स्ट अभी जो था इटली, 22 में सर चाइना का बीजिंग में हुआ था, चाइना के बीजिंग में हुआ था ये। 26 के बाद जो 30 होगा वो कहाँ होगा, फ्रांस में, एल्प्स, फ्रांस के एल्प में होगा 30 वाला। तो ये बातें जान लेंगे। आप कमेंट में अभी लिख के बताइएगा कि 2026 का जो अभी विंटर ओलंपिक हुआ था, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा नॉर्वे थे पहले, दूसरा तीसरा कौन था, और कितने गोल्ड मेडल इन्होंने लाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा इसका आंसर नहीं बताना सर, इसका आंसर कहाँ होगा, हैदराबाद में ये मीटिंग करवाया गया था, करंट अफेयर से रिलेटेड था उसमें। तो 2025 में किस राज्य ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चों में संचरण को 2026 तक समाप्त करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल शुरू किया था, बच्चों में ये नहीं हो इसके लिए। तो इसको
इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। इन्होंने ये पॉल चलाया था किशन चरण नोहमा में। कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग इसे देख लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है कि 1928 में फर्स्ट एंटीबायोटिक का खोज किया था, उसका क्या नाम था? पेनिसिलिन। नाइनटीन 28 में फर्स्ट पेनिसिलिन का खोज हुआ, किनके द्वारा किया गया था सर? ये आप बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंपल है, इजी है, इतना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। ये पेनिसिलिन जो खोजा गया था ना, वो मोल्ड में फुफूंद पीरियड इन्होंने ये चलाया था, रिसर्च किया था। ये मोल्ड जब बैक्टीरिया पर दिया गया, बैक्टीरिया पर इंजेक्ट किया गया उस बॉडी में, किसी की बॉडी में, तो वो बैक्टीरिया नहीं बढ़ पा रहा था, यानी इसी को कहते हैं एंटीबायोटिक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एडवर्ड जेनर ने क्या खोजा था सर? फर्स्ट वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन ये किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर। ये कब खोजे थे ये भी ध्यान में रखिएगा, अभी क्या पूछ दे रहे पता नहीं चल रहा जीएस सेक्शन में, इसलिए 1976 में। ये दो डेटा याद रखिएगा आपको, ठीक है। और एडवर्ड जेनर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान का फादर। कौन? ये। अच्छा, एक और देख लेते हैं, एड्स के बारे में देख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम फुल फॉर्म है। इसका जो टेस्ट होता है ना, वो एलिसा टेस्ट होता है। क्या पता करने के लिए एड्स है कि नहीं, ये पता करने के लिए क्या टेस्ट किया जाता है? एलिसा। एलिसा टेस्ट करने के बाद आपको एक और टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट। जो वेस्टर्न ब्लॉट होता है ना, अगर ये कंफर्म पॉजिटिव आ रहा मतलब है, तो फिर ये पूरी 100% कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट किया जाता है। ये भी एक टेस्ट है एड्स का। और थर्ड है पीसीआर टेस्ट। इसमें काउंट ऑफ वायरस देखा जाता है स्टेज में, किस स्टेज में वायरस की मात्रा, इसमें एड्स में। नेक्स्ट है, इसे कौन सा क्वेश्चन कर रहा था, ये तो हो गया ना। अच्छा, पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? तो जब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक खोज किया गया था, मैं आपको मतलब बोला हूँ कि किसने खोजा है पेनिसिलिन की खोज, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ना, क्या क्या चेचक की रोकथाम के लिए पहला टीका? ये सर एडवर्ड जेनर का अलग बात है, ये तो प्रतिरक्षा विज्ञान है। पेनिसिलिन यानी एंटीबायोटिक के बारे में बात होगी। जीवाणु संक्रमण के खिलाफ पहला प्रभावी एंटीबायोटिक अभी जस्ट बताया भी था मैंने, है ना, कि एक मोल्ड खोजा गया था फफूंद बॉडी में। जब मोल्ड को इंजेक्ट किया गया, तब पता चला कि बैक्टीरिया को ये डेवलप नहीं होने जा रहा, नहीं मार दे रहा। तो हम इसी चीज़ को हम जानते हैं एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरिया को मारते हैं। देन इसका राइट आंसर शुड बी व्हाट? बी, फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। 1928 में ये काम हुआ था। किसने किया था ये आपको कमेंट बताना, सो दैट आप भी इस पर थोड़ा सा बिजी रहो लेक्चर को सुनने में, ना कि फिल्म के जैसे देखते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संथाल विद्रोह का हिस्सा नहीं था? संथाल रिबेलियन जो हुआ था उसका हिस्सा नहीं थे इनमें से कौन? तो कुछ हम लोग रिबेलियन देख लेते हैं। अगर संथाल विद्रोह है तो कौन कौन सा विद्रोह अगर देखा जाए, तो सबसे पहला अगर देखेंगे 1855 से 1856 में ये संथाल आया। संथाल रिबेलियन होता है। संथाल क्या बोलते हैं इसको? संथाल विद्रोह। संथाल रिबेलियन कब हुआ था? सबका ले दे कि एक ही बात था कि बाहरी का घुसपैठ ना होना, क्योंकि बाहरी जब आए, खासकर अंग्रेज और जो भी बाहरी जमींदार, वो ज़बरदस्ती इसमें शासन कर ले गए इस लैंड में, खासकर छोटा नागपुर के एरिया में। उनकी पॉलिसी बनाए, जिससे इनका क्या हुआ, नुकसान हुआ। इनको जो भी अगर काम पे रखते थे तो फेयर पेमेंट नहीं देते थे, मन किया तो दिया, नहीं किया तो, इस तरह का शोषण होता था यहाँ का। यहाँ का लैंड को कब्जा करने लगे,
यहाँ से रिसोर्स तो ले जाने लगे बट इसको कुछ नहीं लेने लगेगा। हर एक विद्रोह का बस यही ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं है सर। तो ये बता दिया मैंने। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56। बट इस क्वेश्चन में बोल रहा है कौन कौन नहीं थे। देखिए इसमें सिंधु कान्हू थे एंड कान्हू, ये मुर्मू, इन लोग दोनों लिखते थे, सिंधु मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू। कोई ब्रदर थे, चांद मुर्मू एंड भैरव मुर्मू, सभी मुर्मू भैरव ब्रदर थे। ये सिंधु मुर्मू कान्हू मुर्मू थे। अगर वुमेंस की बात की जाएगी इसमें तो वो थे फूलो, शायद फूलो मुर्मू था, फूलो मुर्मू एंड जानू मुर्मू, ये सब थे। देखिए सिंधु थे, कान्हू थे, चांद थे, भैरव थे। कौन नहीं थे? तो ये सीधा सीधी हम पर आ जाए क्या सर? ताना भगत, ये नहीं थे। ऑब्जेक्टिव एक ही चीज़ है, क्या बताया मैंने कि लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ आउटसाइडर। आउटसाइडर को क्या बोलते थे? ये दिकू बोलते थे लोग। आउटसाइडर में कौन? जो वहाँ के निवासी नहीं थे, जो बाहर से आते उनको दिकू कहते थे। तो बाय द दिकू खासकर लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश ने जो शोषण किया हर एक एंगल से, एक्सट्रीम शोषण किया उसको, जैसे टैक्स बढ़ा दिए थे ये 50% से कहीं कहीं 500%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ताना भगत। ताना भगत किससे रिलेटेड थे? कोई आइडिया है किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन अगर आते हैं तो नेक्स्ट बताऊंगा कि ताना भगत किससे रिलेटेड थे। और छोटे छोटे बात किया जाए, जैसे चुआर रिविलियन हुआ था यहाँ, चलता भी तो नहीं है यार, चुआर रिविलियन, चुआर विद्रोह। तीसरा अगर बात करेंगे तो और जो विद्रोह हुआ था कोल विद्रोह, कोल रिविलियन, इसको कोल म्यूटिनी भी बोलते हैं। और जो हुआ था मुंडा, बिरसा मुंडा विद्रोह, जो मुंडा विद्रोह जो फेमस हुआ बिरसा से, कह सकते हैं इनको गॉड ऑफ संथाल, गॉड ऑफ झारखंड, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह ये हुए थे। ये सब झारखंड से रिलेटेड, झारखंड और बिहार से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट विद्रोह है जो आप पढ़ के जाएगा तो काम आएगा। मैं अगर देखो तो क्वेश्चन का ये बता सकता हूँ जल्दी जल्दी में कि चुआर जो विद्रोह हुआ था 1766 में हुआ था। कब तक चला था? 1816 तक। संथाल विद्रोह तो बता दें ना, 1855 से 56 तक। कोल विद्रोह जो हुआ था वो 31 में हुआ था, ये 31-32 ले लो। बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो 19 में हुआ था, 99 में हुआ था, यानी 1900 को लगभग हुआ था। ये 1899, चल नहीं रहा, पता नहीं हैंग कर रहा है यार। बिरसा मुंडा ने इनको लीड किया था। कोल विद्रोह का लीड किसने किया था? तो कोल विद्रोह ने दुर्जन सिंह नाम के व्यक्ति ने किया था। चुआर विद्रोह किसने किया था? तो बुद्धो भगत, ठीक है। चुआर विद्रोह का बुद्धो भगत किया था, वही ताना भगत, जतरा भगत, ये ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह ये हो गया। चुआर विद्रोह 76 में, चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह 31-32 और बिरसा मुंडा 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि, यानी एटॉमिक मास में सजाया। सभी लगभग जितने भी थे शुरू से, जो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीरियोडिक टेबल को किस ये से सजाया था? एटॉमिक मास से। लेकिन अगर आपको यही पूछा जाए सबसे पहले एटॉमिक नंबर को कौन प्रयास किया? मोसले सर, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। इन्होंने ये एटॉमिक नंबर से पीरियोडिक टेबल को सजाने का प्रयास किया। सबसे पहले डोवेनियर ने, डोवेनियर के बाद न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स के बाद इसे यहाँ होगा शायद लिखा हुआ, किधर गया पॉइंट आउट तो मिल रहा। हाँ, डोबेराइनर 1817 में प्रयास किए थे। देन आफ्टर ये ट्राइड्स लाए थे, बताऊँगा इसका क्वेश्चन आएगा तो इजी है, बहुत इजी है। ट्राइड्स के वहाँ न्यूलैंड्स आए थे। ऑक्टेव रूल आया था, अष्टक सारेगामा पा रूल।
ट्राइड्स रूल क्या कहता था, मान लीजिए अब 3 एलिमेंट अगर हम रख दें तो इसका और इसका जो एटॉमिक मास होगा एवरेज वो थर्ड के इक्वल आएगा, दैट इज कॉल्ड ट्राइड्स रूल ऑफ डोवेनियर। न्यूलैंड्स लाए थे कि सभी को सजा दिए, तो जो 8 नंबर था वो पहले के, इसका जो क्वालिटी था, इसका जो केमिकल क्वालिटी थी वो सेम होता था, लेकिन ये कैल्शियम तक ही लागू होता था, बाद में फिर ये नहीं लागू होता था। इनके भी पास ज़्यादा ये नहीं थे, ट्राइड्स थे, ये 3 ट्राइड्स दिए थे इन्होंने, कहने तो 9 एलिमेंट पर ये लागू होता था। उसके बाद 1913 में हेनरी मोसले ने ये दिया, क्या बोलते हैं इसको, आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें फ़िलहाल अभी टोटल 118 एलिमेंट है, हाइड्रोजन से लेकर के ऑर्गेनाइजेशन तक टोटल हमारे यहाँ पे। सबसे पहले प्रयास कौन किया था इनको, क्वेश्चन के गुण क्या, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था। और मेंडलीफ से सारा इधर, अगर मेंडलीफ के उधर चले जाए तो यानी एक ही तो बचे ना मोस्टली। सब प्रेडिक्ट टेबल भी मैंने लगा रखा है आगे, इसको 1A कहते हैं, इसको 2A कहते हैं, इसको 3A कहते हैं, इसी तरह 4A 5A 6A 7A 8A, ठीक है, 0 भी कहते हैं इसको। तो यहाँ से यहाँ को क्या कहते हैं, एस ब्लॉक, कहाँ से कहाँ तक को, और बी ब्लॉक किसको कहा जाता है, कहाँ गया ये, यहाँ पर ही 57 से 89 तक ये जो नीचे लेंथनम तक दिया हुआ है, लेंथनम तक जो ये दोनों कहाँ पे आते हैं, इसी ग्रुप में आते हैं, लेंथनम और एक्टिनॉइड। 1A को क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु। 2A को क्या कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। ये 17 को क्या कहा जाता है, हेलोजन ग्रुप। इसको नोबेल और उत्कृष्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत सारा हार्ड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एसपीटी में बात ना, तो ये जो दोनों है, यहाँ से यहाँ तक एस, यहाँ से यहाँ तक को पी, और जो ये यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा वो डी, और जो ये बचा ये दोनों, एक जन कहाँ खोल के रखा गया, यहाँ उसको एफ, ठीक है। एस ब्लॉक ये दोनों को, पी ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक को, डी ब्लॉक यहाँ से, डी ब्लॉक को ही कहा जाता है संक्रमण धातु या ट्रांजिशन एलिमेंट इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पद्धति, एग्रीकल्चर सिस्टम जो प्रैक्टिस है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक प्रचलित है और मृदा अपरदन के कारण बनती है। तो शायद आप इसके जान गए होंगे। ये खेती का बहुत सारा टाइप है, एक तो मिश्रित, एक स्थानांतरित। स्थानांतरित कृषि क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मान लीजिए लोग यहाँ रहे, खासकर जो बंजारे लोग हुए, ट्राइब जो पहले थे रहते थे यहाँ पर है, खेती किए, पेड़ काटे, प्लांटेशन करके, फिर खेती किए, फिर कुछ दिन बाद शिफ्ट होकर यहाँ चले गए, फिर वही प्रोसेस यहाँ करने लगे, दैट इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, पहाड़ी एरिया में ऐसे करके पहाड़ को काट दिया जाता है ताकि मिट्टी का कटाव और पानी का कटाव डायरेक्टली ना हो। जैसे ऐसे में तो पानी का, तो यहाँ भी खेत रहता है, यहाँ भी उपजाऊ रहता है, दैट इज़ कॉल्ड क्या, टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीदार खेती। उसी तरह पूर्वोत्तर भारत में खेती के कुछ अलग अलग नाम है सर, जैसे खासकर असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यानी ये जो एरिया है, इसमें जो कृषि होती है शिफ्टिंग कृषि, उसको क्या कहा जाता है, वहाँ की कृषि को झूमिंग खेती बोलते हैं। रुकिए भी थोड़ा सा मिटा के देखते हैं। ये ऑल, तो झूमिंग कृषि कहाँ फेमस है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट। बट मणिपुर का अलग कर देना, मणिपुर को मणिपुर,
मणिपुर में क्या बोला जाता है? पामलाओ। झारखंड में क्या बोला जाता है? कुरबा। कुरुबा। जोरा एरका कहाँ बोला जाता है? एरका कहाँ गया का? साउथ इंडिया में क्या बोला जाता है? जोरा एरका। उड़ीसा में क्या बोला जाता है इसको? कोमैन। ये ब्रिंगा। ये उड़ीसा का बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम है। खासकर देखिए जैसे एमपी छूट गया ना, दहिया और बेवार। एमपी में दहिया और बेवार कहा जाता है, एमपी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट पोडू या पेंडा। पोदू। देखिए उच्चारण में थोड़ा सा गलती हो सकता है बिकॉज मुझे सारा लैंग्वेज तो मालूम है नहीं, तो सर माफ़ कीजिएगा। पेंडा आंध्रा का, ये सर आंध्र प्रदेश का पोदू और पेंडा। तो ये झूम कैसी खेती का नाम है अलग अलग हमारे स्टेट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानांतरित कृषि। सबसे अधिक प्रचलित जो मृदा अपरदन का कारण बनती है वो क्या है? शिफ्टिंग से कैसे बताएंगे? अभी जस्ट बताया कि यहाँ पर है, पेड़ काट दिया है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ चले मूव कर गए। तो पेड़ काटने से सर यहाँ छोड़ के तो चले गए, यहाँ चले गए वो, तो यहाँ का पेड़ तो है नहीं, रहा नहीं, इसलिए यही रीज़न था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का लोकप्रिय फोक डांस जो एक विवाहित जोड़े के प्रेम और कला को दर्शाता है, तो ये कौन सा है सर? इसमें कुछ जान लेते हैं हम लोग कि बिहार का कौन कौन सा फोक डांस है। तो बिहार का फोक डांस में आप इम्पोर्टेंट याद रखिए कि एक विदेशिया, विदेशिया। सेकेंड वन आज रखिएगा झिझिया, झी या। थर्ड वन याद रखिएगा झूमर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट डोमकच। ये फोक डांस है किसका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जाट, जाटिन। मिथिला क्षेत्र में ये मनाया जाता है, इसी को कहा जाता है कि विवाहित जोड़े के प्रेम कला को दर्शाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजोइक पोषण में जटिल जीवों के लिए पहला आवश्यक कदम क्या है? तो देखिए सर, पहला आवश्यक कदम क्या है? पहले खाना को आप ले गए, तभी तो मैंने कहने का मतलब पोषण शुरू से लेकर पोषण तक का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या आता है। पहले मुंह में लोगे, खाना तोड़ोगे, जो भी करोगे बाय द माउथ, देन आफ्टर डाइजेशन होगा, वो पेट में डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद जो भी अच्छा चीज़ है, गुड बॉडी के लिए जो गुड पदार्थ है, मैटर है, वो एब्जॉर्ब किया जाएगा। और जो बचेगा, जो भी एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है, वो चला जाएगा कहाँ पे? एब्जॉर्ब होके जिसको जहाँ जहाँ जाना हो, तो खासकर सेल में। तो सेल क्या करेगा? उसको बचा हुआ भोजन से जो लेकर रक्त लेके जाएगा, वो क्या करेगा? एसिमिलेशन होगा, यानी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। पहले अंतःग्रहण होगा, फिर पाचन होगा, मुंह में लिए खाएं, पचाएंगे, पचाने के बाद कहाँ चला गया यार? पचने के बाद जो भोजन का मेन पदार्थ है उसको रक्त बॉडी से क्या करेगा? आंत के दीवार में जो बिलाई होता है अवशोषण करेगा। अवशोषण करके जो मेन पदार्थ ले गया उसे क्या करेंगे? सेल यूज़ करेगा, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और जो लास्ट, जो पचने के बाद जो मेन पदार्थ था, यूटिलाइज पदार्थ था, वो न्यूट्रिएंट्स चला गया कहाँ? सेल में। लेकिन जो बेकार का बचा हुआ सर, उसको क्या करेगा? वो बॉडी बाहर फेंक देगा, दैट इज कॉल्ड बहिष्करण। ये सब होलोजोइक कौन कौन करते हैं? हम लोग खुद करेंगे, अमीबा भी इसमें से, ठीक है, एनिमल भी है। ये प्रोसेस दिखाया गया अमीबा का, देख लीजिएगा। पहले इंजेक्शन, देन डाइजेशन, देन इंजेक्शन फिर एब्जॉर्प्शंस। पचेगा तो मेन पदार्थ को हम लोग सोखेंगे ना, लेंगे ना बॉडी सेल्स,
जो ले लिया, जो ख़राब बचा, सॉरी लेने के बाद आप क्या करोगे, सेल उसको यूटिलाइज करेगा, जो बचा पदार्थ है उसका इंजेक्शन कर देंगे। एक सीधा सीधे यहाँ पर है। तो इसका पहला आवश्यक क्या हो जाएगा सर, इंजेक्शन होगा ना, पहला चीज़ क्या करते हैं, पहला कदम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। नहीं, गलत कर दिया, इंजेक्शन और इंजेक्शन सेम है, स्पेलिंग में मैंने गलत कर दिया। अंतःग्रहण होगा, उत्सर्जन तो लास्ट ऑफ से होगा। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे विंडोज़, लिनक्स, ओएस, एमओएस, इसका पहला काम है कंप्यूटर जैसे स्टार्ट करते हैं, जो बूटिंग का काम करता है उसको कौन करता है, यानी कहने को जैसे स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होगा। उसके बाद तो ये जो है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को प्रबंधन के लिए दोनों को ये क्या करता है, एक कड़ी है दोनों के बीच का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेके चलता है कौन, विंडोज़। तो क्वेश्चन पूछा लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम क्या है, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो ये है सर, और कुछ नहीं, सिंपल है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग यानी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन हेल्ड द यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। इसमें कौन भाग लिए थे, हमारे वुमेन्स एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, अन्नपूर्णा देवी। ये भी देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। शुष्क भूमि में खेती करने में सबसे बड़ा बाधा क्या है, मेजर कॉन्स्टेंट क्या, सिंपल है सर, ड्राई एरिया में क्या होगा, मान लो ड्राई एरिया का सीधा सीधे हम लेके चलते एग्जाम्पल एक राजस्थान, क्या होगा वहाँ पे, लो वाटर अवेलेबिलिटी, अत्यधिक वर्षा, संकर बीजों का उपयोग या उर्वरकों की कमी। चलिए इसको क्वेश्चन को बताने से पहले तो ऐसे ही मार के चल जाओ, बताने लगे कुछ है नहीं मेरे अनुसार। सौरा चित्रकला एक जनजातीय कला है जिसका प्रारंभिक रूप से अभ्यास भारत के किस राज्य के समुदाय किया जाता है। सौरा पेंटिंग किस स्टेट की पेंटिंग है। तो आपको एक पेंटिंग के बारे में भी कुछ कुछ बता देता हूँ, जैसे मधुबनी पेंटिंग फेमस बिहार का है ना, वारली पेंटिंग महाराष्ट्र का, कलमकारी कलम से बना जाता है इसलिए कलमकारी आंध्रा का। एक है पट, कैसे लिख रहे हैं, पट चित्रकला। एक है सौरा, पट मैंने कपड़ा होता है, पट हो गया, सौरा हो गया, है ना। पट चित्रकला, सौरा किसका अंडर आता है, जैसे क्वेश्चंस में है ओडिशा में। नेक्स्ट है फाड़, राजस्थान का, चित्र करके फाड़ दो यार, राजा लोग चित्र करके फाड़ दिए जाते थे, ऐसे याद किया था मैं। गोंड एमपी का, सबसे ज़्यादा गोंड प्रजाति रहती है इसलिए गोंड नाम है उसका। तो ये कहाँ किया जाता था, कुछ का नाम बता दिया। और सॉरी इसका ऑप्शन हो जाएगा ओडिशा ना। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य काम क्या है, इसके पहले पिछले सीरीज में शिफ्ट 1 में मैंने बताया था इस क्वेश्चन। कैश मेमोरी क्या करता है, अगर मान लीजिए कंप्यूटर को बार बार डेटा लेना कहीं से, उससे वो काम चला रहा, बार बार डेटा लेना, तो सबसे पहले एक मेमोरी बनाएगा, इसका डुप्लीकेट मेमोरी, और इससे ये लेगा डेटा। तो इससे क्या वो काम में लैगिंग नहीं मिलेगा, तो यानी काम में तुरंत तुरंत अगर वो काम करे, स्पीड काम करने के लिए ये यहाँ से एक मेमोरी बना देता है। तो बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए संग्रहित करने के लिए क्या क्या बोला यार, टू स्टोर फ्रिक्वेंटली एसिड डेटा फॉर क्विक रिट्रीवल। ठीक है, ये बताया था मैंने, बताया था आपको अगर याद हो, 2-3 टाइप का। अगर फर्स्ट में प्राइमरी था और एक था सेकेंडरी। प्राइमरी का जो भी 2 पार्ट किए थे, रोम और रैम, ठीक है ना। राम भोला होता है, स्थिर अस्थिर डाटा इसमें होता है, इसमें
अगर जैसे इसमें अगर चला गया क्या, रोम और रैम दो, प्राइमरी को दो प्राइमरी मैंने प्राथमिक, तो प्राथमिक स्टोरेज का दो पार्ट था, एक था रोम और एक था रैम। रैम दो टाइप का बताए थे मैं, एस रैम स्टैटिक्स और डायनेमिक रैम। ये इसमें अस्थिर डाटा होता है, यानी बिजली जाने के बाद ख़त्म। एक होता है रोम। रोम का भी मैंने तीन टाइप बताया था, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक था EPR रोम और एक था EEP रोम। प्राइमरी का दो पार्ट और इस दोनों का फिर अलग अलग पार्ट बताया। प्राइमरी मैंने मेन मेमोरी, ठीक है, और एक सेकेंडरी जो अलग से लगता है, जो ये इंस्टॉल होता है एक अलग से द्वितीयक मेमोरी, जैसे DVD पेन ड्राइव है ना, इसको सेकेंडरी यानी द्वितीयक बोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सबसे अच्छे से दर्शाता है? कर्नेल क्या है? कर्नेल एक सॉफ्टवेयर है क्या, फोटोशॉप टाइप का, यानी फोटो एडिटिंग करने का एक सॉफ्टवेयर है, सिंपल, और कुछ नहीं है। तो ये क्या करता है, ये पूछा गया है ना। तो क्या अनुप्रयोगों और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। सॉरी, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी क्वेश्चन आया था ना, क्या काम है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लिए कड़ी का काम करता है ना। तो ये एप्लीकेशन से डिवाइस के बीच के जो जोड़ता है ना, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ तो इस एप्लीकेशन पर लिख रहा हूँ लैपटॉप में, तो ये कैसे पता चला कि इस लिख रहा है या नहीं लिख रहा। तो ये इस तरह के कर्नेल एक हमारे में तो नहीं इंस्टॉल है, बट जिसमें भी इंस्टॉल होता है कर्नेल सॉफ्टवेयर, उसका बात कर रहा है। जैसे तो ये क्या करता है, एप्लीकेशन डिवाइस के बीच क्या करता है, रोल ऑफ कर्नेल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स सिंपली एक्सप्लेन किया गया, कड़ी है दोनों का बीच का। लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड किस लेखक ने लिखा है, जिसे बुकर 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? ये तो सर 2024 का डेटा है, 25 नहीं है। 25 में ये जो हेल्ड था बुक, 24 का डेटा, 25 में डेविड हेल्ज को मिला था। डेविड क्या हो गया यार, तो डेविड सैजला को जो मिला था वो 2025 का बुकर प्राइज मिला था, 24 में हेल्ड था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर लिखा है मैंने, डेविड स्लेज को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए पुरस्कार 2025 मिला था, नवंबर का ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय जन रंगमंच संघ IPTA इंडियन पीपल थिएटर्स एसोसिएशन प्ले ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इन्होंने क्या रोल निभाया था ये रंगमंच? तो ये रंगमंच यानी रंग कला के द्वारा ब्रिटिश का विरोध करते थे, कहीं भी जाते थे ना तो ये आर्टिस्ट अपना कला दिखाकर विरोध करते थे। तो क्वेश्चंस क्या, ब्रिटिश शिक्षा नीति को प्रोत्साहित किया, गलत। ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को समर्थन किया, रॉन्ग। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया, रॉन्ग। कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की, एक्सप्रेस डिसेंट थ्रू आर्ट, यही क्वेश्चन बताया था मैं। महाराष्ट्र में क्या ये संस्था बनाया गया था? वेयर वॉज द 13 गवर्नर काउंसिल मीटिंग ऑफ द वे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी तो यार मालूम ही होगा। 13 गवर्नमेंट काउंसिल कहाँ हुआ था? वे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये मालदीव में हुआ था। करंट अफेयर, ये तो 26-14 की जगह ये तो 20-20 क्वेश्चन आ गया था शायद, और हर एक एग्ज़ाम में आ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्ज़ाम के बारे। अभी तक जो भी करंट एग्ज़ाम का मैंने अभी तक जो फॉलो किया है, रेलवे और जो भी SSC, खासकर ये दोनों की बात कर रहा हूँ, इसमें करंट अफेयर का रोल बहुत ही ज़्यादा है। करंट अफेयर का मैं मैराथन लेके आने वाला हूँ, हो सकता है मैराथन लूँ या एक को पार्ट वाइज कर दूँ, स्पोर्ट अपॉइंटमेंट इस तरह का जस्ट लाने वाला हूँ। तो एक क्वेश्चन क्या था, कौन सी अनुसूची ग्राम परिषदों और जनजातीय मामलों के लिए न्यायालयों को गठन की अनुमति देती है? तो पहले अनुसूची को टोटल देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि इसमें कौन सा होगा। तो देखिए, पहली अनुसूची में क्या बात है, राज्य की परिभाषा, केंद्र शासित। दूसरी अनुसूची में क्या बात है सर, सैलरी, वेतन, ठीक है। थर्ड में क्या बात है,
ओथ, कहाँ गया पेन, चला जाता है मेरा। थर्ड में जो बात हो रहा है, क्या क्या बात हो रहा है, शपथ, ओथ। फोर्थ में क्या बात हो रहा है, राज्यसभा की सीटें। पाँचवीं में शेड्यूल एरियाज़ की बात हो। और छठी में कौन कौन सा है, तो सर एटीएम में, असम में, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एटीएम में ट्राइबल एरिया का बात हो रहा। सातवीं में शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। आठवीं में लैंग्वेज। तो सबसे पहले 8 ही अनुसूची ऐड किया था जब संविधान बना था सर। इसमें फोर्थ में क्या, राज्यसभा की सीटें हैं। 3 में शपथ है, पहले वेतन लो बाद में शपथ ग्रहण किया जाएगा, पहले पैसा दो बाद में कुछ देखा जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे याद किया था मैं, आप जैसे भी याद कर सकते हो अपने, पहले पैसा दो यार, बाद में जो होगा देखा जाएगा, शपथ और प्रतिज्ञा जो भी करना है, ठीक है। तो राज्य, वेतन, शपथ, राज्यसभा की सीटें। और राज्यसभा की सीटें किन के लिए था सर, SC/ST के लिए था। SC/ST कहाँ जाना खोज रहे थे, चार, राज्यसभा की 4 सीटें थी ना सर, तो राज्यसभा की 4 सीटें थी ST/ST के लिए, ऐसे में जाता है, राज्यसभा की 4 सीटें थी, किसके लिए, SC/ST के लिए। तो 4 सीटें कौन कौन जगह पे थी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ATM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवीं में शक्ति का बंटवारा, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर। आठवीं में ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद क्या हुआ, बाद में ये ऐड किया गया, क्योंकि शुरुआत में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 ही अनुसूची थी, 8 शेड्यूल्स था, तो 9 शेड्यूल बना, ठीक है। ये पहला अमेंडमेंट के एक्ट को इसको ऐड किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में इसको ऐड किया था, 90 लैंड रिफॉर्म, जिसको भी निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद 9th के बाद 10th आया, सब अमेंडमेंट एक्ट्स क्या आया था ना, क्योंकि ये तो बना था, उसके बाद जो भी होगा अमेंडमेंट के थ्रू ऐड होगा। 9th में हो गया पहला संशोधन 1951 में ऐड हुआ। 9th, 10th कब हुआ सर, 1985 में, 52वां संविधान का 52 अमेंडमेंट में। दल विरोध को जो बताया, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात कर रहा है। जस्ट आफ्टर 11वां है सर 73वां संविधान संशोधन, जस्ट आगे वाला 74वां संविधान संशोधन। ये पहला, ये 52, ये 73 और ये 74, ये 4 ऐड हो गया, तो प्लस कितने हो गए, 18 + 4 यानी 9, 12th नंबर शेड्यूल अभी प्रेजेंट है। तो 11 में क्या था सर, पंचायत सिस्टम, और 12th में क्या था, नगर पालिका। यानी वर्तमान में टोटल कितने शेड्यूल हमारे यहाँ, टोटल 12। तो इसमें बोला गया है कौन से अनुच्छेद ग्राम परिषद हो या जनजातीय मामलों के न्यायालयों का गठन करता है। जनजातीय मामलों को कौन सा देखता है, अभी जस्ट क्वेश्चन देखिए सर। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय प्रशासन, और मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हो सकता है आप कन्फ्यूजन होगा इसमें 5 और 6 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा क्या, 6। क्वेश्चन अच्छा ही था। लिनक्स, ग्नोम, डेस्कटॉप, वातावरण, Alt+F2 अगर दाबेंगे किसमें, लिनक्स, ग्नोम, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में। ये लिनक्स का एक सॉफ्टवेयर है, कुछ भी पूछ देता है, इसका क्या काम है, बस ये पूछा है। तो ये रन कमांड डायलॉग बॉक्स खोलता है, जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें, मतलब विंडोज़ की बात करें, तो इसका रन कमांड कैसे खोलते हैं हम लोग, जो रन डायलॉग बॉक्स है, एक विंडो का बटन हुआ देखिएगा, ऐसे +R दबिएगा तो आपको खुलेगा, ये विंडोज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन लिनक्स में जब खोलना है ग्नोम को तो Alt+F2। ये क्या एक सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप टाइप का सॉफ्टवेयर है, नहीं मतलब इमेज एडिटिंग, फोटो एडिटिंग। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए मैं देखता हूँ इसका तो आंसर ऐसे दिख रहा है, महानदी। अभी पढ़े थे भी इसको, क्वेश्चन को 851 कहीं के 858 है इसका लेंथ, अभी देखा था ना इस क्वेश्चन को शायद। हाँ देखिए, ये कहीं से भी गंगा की सहायक नदी नहीं दिख रही है, गंगा भी तो आ नहीं रहा ना, ये कुछ इधर ही है। तो एक ऑप्शन था इसका, यानी 2 क्वेश्चन इसका दे दिया गया, सीधा आंसर इसका। तो विच रूलर रिगेन हिज लॉस्ट किंगडम बाय 1555 में, डिफीटिंग शेरशाह सूरी सक्सेसर, देयर बाय मेकिंग द एंड ऑफ द सेकेंड अफगान एम्पायर। मतलब 1555 में फिर से पुनः अपना सत्ता स्थापित किया था, कौन थे मुगल शासक।
सीधा सी आंसर हो जाएगा सर हुमायूं। हुमायूं का 2 टेन्योर रहा है भारत में, जैसे 1526 से लेकर 30 तक, 26 से 30 तक बाबर का रहा। बाबर के बाद उनका जो सुपुत्र थे, बेटे थे हुमायूं, वो रहे सर 40 तक। 40 में शेरशाह सूरी ने इनको हराया और ये शेरशाह की डोरी से ईरान भागे। तो उस समय जो शासन बचा बीच में 40 से लेकर के 55 तक, 55 में वापस आए, ये शेरशाह सूरी का शासन रहा। और फिर 55 में ये आया और 56 में ही इनकी मौत हो गई। दिल्ली के दिन पनाह के सीढ़ियों से गिर करके इनकी मौत हुई हुमायूं की। तो इसके बाद इनका बेटा, छोटे बेटा थे, 56 से 1605 में वो अकबर बने, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बने, जलालुद्दीन अकबर। अकबर के बाद जहांगीर आए, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब। उनके बाद औरंगजेब के बाद बहादुर शाह। इनके बाद तो पतन स्टार्ट हो गया था, डिक्लाइन ऑफ द मुगल डायनेस्टी, बादशाह। 1707 में जैसे मौत हुआ किनका, औरंगजेब का। तो उनके बाद बहादुर शाह प्रथम बने और लास्ट भी बहादुर शाह, मुगल शासक जो लास्ट है बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर बने, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। सीधा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिया नहीं, डेट वाइज याद रखते हैं और क्या। 97 संवैधानिक संशोधन के बाद संशोधन के विपरीत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? ये शायद 1 साल तक है। ये बताया था मैंने 97 में संविधान संशोधन में सहकारी समिति ऐड हुआ था, बताया था ना मैंने। 43B में इसको ऐड किया था, कहाँ, DPSP में। 19 का C में भी इसे ऐड किया गया आर्टिकल के तहत। संवैधानिक दर्जा दिया गया, कहने की मतलब किसको, सहकारी समिति को। ये DPSP में लगा दिया हूँ, पिछले क्लास में बताया था ना ये, शिफ्ट 1 में। इसको याद कीजिए सर, बिना याद किए नहीं हो सकता सर। जैसे मैंने आपको कुछ कुछ बताया था, खासकर जो अमेंडमेंट ऐड के थ्रू ऐड हुआ था। 43 ये जो सहकारी समिति की बात कर रही है, ये इसमें भी जो बात कर 97 में ये वाला ऐड किया गया था, ठीक है। ये 42 में ऐड हुआ था। एक इसका डबल H, एक 86 में ऐड किया गया था, क्या, एजुकेशन से जो है। A में क्या है सब देखिए, 47 में क्या है, पोषाहार, न्यूट्रिशंस वाले। तो 48 में क्या है, पशु का बारे में बात हुआ, कृषि और पशु के बारे में, यानी गौवध न करो और दूध रोटी जो खाओ, पशुपालन का यूज़ करो। 47 में पोषाहार, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, काऊ, पशु के बारे में। वो कृषि के बारे में 48। और 48A में क्या हो जाएगा, कृषि को थोड़ा बढ़ा दो, तो बढ़ा को पर्यावरण, वन और वन्यजीव संचरण हो जाएगा। 42 में ऐड किया था 1976 में। 1976 में कानून भी लाया था, पर्यावरण कानून, 48A। 50 में 50-50, मैंने इधर जुडिशली, इधर एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 49 में क्या किया था, राष्ट्रीय स्मारक। देखिए वन्यजीव तो हम संरक्षण कर लेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, नेशनल मॉन्यूमेंट। और लास्ट का क्या, पीस ऑफ सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस, शांति, लास्ट में शांति हो जाएगा। इसको किसी भी हाल में याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन जरूर आएंगे आपकी शिफ्ट में। चलिए ये शिफ्ट फिनिश होता है। और आपको ये सेशन कैसा लगा, इसमें क्या ऐड करना चाहिए, और इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, लाइक कर दीजिए, ताकि इससे मोटिवेशन मिले हमको नेक्स्ट और ढेर सारा वीडियो लाने का। मैं अभी ग्रुप डी का साइंस भी लाने वाले सोच रहा हूँ, स्पोर्ट के बारे में मैराथन लाने वाले सोच रहा हूँ। तो आप लाइक कीजिए ज़रूर से, मेरा न्यू चैनल है इसलिए सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, और ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्या ऐड करें। इतना करके मैं, चलिए थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।